चकासत, इस रूप की सिद्धि हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। और इस संदर्भ में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि यहाँ पर दो रूप बनते हैं, एक अची चकासत और एक अच चकासत। तो ये दो रूप कैसे बनते हैं, जबकि ये धातु ऋदंत है और ऋदंत धातु है तो जो है संवद लघुनी चंग परे अनगलोपे से यहाँ पर संवद भाव नहीं होना चाहिए, और संवद भाव नहीं होता है तो अच चकासत रूप बनता है। लेकिन यहाँ कहा कि संवद भाव भी होता है, संवद भाव भी होता है। कैसे हो जाता है, अगर चकासरी धातु हमारे री है, री में समाप्त हो रही है और री में समाप्त होने के कारण यहाँ पे संवद भाव मना किया गया है, तो संवद भाव कैसे हो जाता है, तो इसको मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहती हूँ। देखिए, जब संवद भाव नहीं होता है, वो तो मैंने बता दिया क्योंकि ऋदंत है तो संवद लघुनी चंग परे अनगलोपे से यहाँ पे नहीं होगा संवद भाव, और अच चकासत ये रूप हमारा बन जाएगा। लेकिन जहाँ पे संवद भाव होता है वहाँ पर संवद लघुनी से, तो वहाँ पे चकास चकास उनका ये मानना, कुछ आचार्यों का ये मानना है कि यहाँ पूरे चकास का जब लोप होता है तब संवद भाव नहीं होता है, और जब एक भाग का पूरे चकास का पूरे का द्वित्व होता है तब संवद भाव नहीं होगा। लेकिन केवल अगर उसके एक भाग को द्वित्व करते हैं तो संवद भाव होता है। ये ध्यान रखिएगा कि संवद भाव क्यों नहीं बोला और संवद भाव क्यों होता है और क्यों नहीं होता है, ये व्याख्या पर डिपेंड करता है। जो क्योंकि इस सूत्र की संवद लघुनी चंग परे अनगलोपे की व्याख्या कही कि यदि पूरी धातु को द्वित्व करा जाता है तो संवद लघुनी से संवद भाव मना होगा, अगर पूरी को नहीं है तो संवद भाव हो जाएगा। तो इसलिए जब संवद भाव हो जाता है तो संयता से अ को ई होता है और फिर ई को दीर्घ हो जाता है, दीर्घो लघो से अची चकासत रूप बन जाता है। लेकिन अगर इस व्याख्या को माने कि पूरे चकास का जब द्वित्व नहीं होता है तो संवद भाव होगा, तो तब जो है हमारा क्या हो जाएगा, तब तो संयता होगा, और जब नहीं होगा तब अचकासत रूप ही बनेगा। तो इस तरह से इस सूत्र की व्याख्या के आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर संवद भाव होगा नहीं होगा। जो ये मानते हैं कि पूरी धातु का द्वित्व होगा तो तभी माना जाएगा संवद भाव नहीं होने की प्रक्रिया, और अगर ये मानते हैं कि एक भाग का होगा तो फिर वो नहीं होगा। तो इस प्रकार से दो रूप हमारे सामने निष्पन्न होते हैं। अब यहाँ पे चुर धातु चोरी करना, उसके रूप किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। एक तो होता है कोई चोरी करता है स्वयं, और एक जब हम कोई चोरी करने की प्रेरणा देता है कि जाओ उस व्यक्ति का ये धन इत्यादि जो कुछ भी है चुरा कर ले आओ। तो जो चोरी करवाता है, इस अर्थ में चोरी करवाता है अर्थ में अगर हम चुर धातु जिसका अर्थ चुराना होता है, चोरी करना, इसको अगर हम प्रयुक्त करते हैं तो निष्प्रत्यय लगेगा, क्योंकि प्रेरणा अर्थ है तो निष्प्रत्यय होगा। तो निष्प्रत्यय लगने के बाद चुर धातु में रूप में लट लकार में भी किस तरह से रूप निष्पन्न होते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको चुरादी गण का स्मरण करना पड़ेगा कि चुरादी गण ये 10 गण होते हैं ना लकार, तो 10 गणों में एक चुरादी गण होता है। और चुरादी गण में क्या होता है कि वहाँ पे एक सूत्र चुरादी गण का है, सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच चर्म वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच। इस सूत्र से णिच प्रत्यय लगता है धातु से। अभी देखिए णिच प्रत्यय की हम बात अभी कर रहे हैं प्रेरणा अर्थ में, लेकिन अगर कोई धातु चुरादी गण की है और उसको हम प्रेरणा अर्थ में प्रयोग करना चाहते हैं तो चुरादी गण की धातु को सामान्य बिना प्रेरणा अर्थ में भी यदि हमने प्रयोग करना है तो इस सूत्र से उसको णिच प्रत्यय लगेगा जरूरी, चाहे प्रेरणा अर्थ हो ना हो, लेकिन
सामान्य रूप से जब हम रूप बनाते हैं, प्रक्रिया बनाते हैं, तो धातु से णिच प्रत्यय लगेगा और उसका कोई अर्थ नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। प्रेरणा अर्थ में प्रत्यय लगता है णिच, वो प्रेरणा अर्थ है उसका। लेकिन अगर हम धातु से चुरादिगण की होने के कारण णिच प्रत्यय लगाते हैं और इस सूत्र से लगाते हैं, तो इसके कोई अर्थ अपना नहीं, इस णिच का कोई अर्थ नहीं, इसलिए कहते हैं स्वार्थ में णिच प्रत्यय लगता है। स्वार्थ मीन्स कोई अर्थ अलग से अर्थ नहीं होगा, वही अर्थ रहेगा, चोरी करना अर्थ ही आएगा हमारे पास, प्रेरणा अर्थ इत्यादि नहीं आएंगे। तो चुर धातु से जब हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनाना चाहते हैं, सामान्य रूप चोरी करता है, इसकी बात कर रही हूँ, अभी प्रेरणा अर्थ की बात मैं आपके सामने अभी नहीं कर रही हूँ। तो चुर धातु से स्वार्थ में णिच प्रत्यय लगाना जरूरी होता है, तिङंत प्रक्रिया में हमने पढ़ा है। तो णिच प्रत्यय लगाएंगे और चू का जो ऊ है उसको हम गुण कर देंगे। और गुण करने के, क्योंकि अब गुण करने का भी क्या कारण है, अब जो णिच प्रत्यय है ना, इसकी आर्ध धातुक संज्ञा है। तिंग शित सार्वधातुकम सूत्र है एक, तिंग तिप्तस इत्यादि और शित जिनका श इत संज्ञक है, वो जो प्रत्यय हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है। और बाकी जितने भी प्रत्यय होते हैं आर्ध धातुकम शेषा सूत्र द्वारा उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। और जब आर्ध धातुक संज्ञा होती है तो फिर क्या हो जाता है, जो इगंत अंग है उसको गुण हो जाता है, सूत्र होता है सार्वधातुक आर्ध धातुक योग। अब यहाँ पे चुर जो है ये इगंत अंग नहीं है, अंग तो है, पिछले मैंने व्याख्यान में आपके सामने अंग की परिभाषा बताई थी, यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम। तो ये चुर से प्रत्यय लगाया है, इसलिए चुर की क्या है, अंग संज्ञा है। अब इगंत नहीं है, ये इक अंत में नहीं है, ई ऊ री री इनमें से कुछ भी अंत में नहीं है, र है अंत में, तो इगंत अंग ना होने के कारण गुण नहीं हो पाएगा। लेकिन ये जो सूत्र है ना सार्वधातुक आर्धातुक हो, इसकी व्याख्या भी दो प्रकार से होती है। सार्वधातुक आर्धातुक प्रत्यय होने पर इगंत अंग को भी गुण अर्थ है और अंग के इक को गुण होता है, ये अर्थ भी होता है। तो जब अंग के इक को गुण होता है तो वो अंत में नहीं होगा, तब भी हो जाएगा। तब चूके जो ऊ है इसको गुण हो जाएगा सार्वधातुक आर्धातुक सूत्र के द्वारा। तो क्या बन जाएगा, चोर, ऊ को ओ हो जाएगा गुण, चोर बन जाएगा, और णी का ई मिला दीजिए तो चोरी। ये हमारा, अब ये हमारा ही बन गया। अब ये प्रश्न उठता है कि चुर धातु है, अब हमने चुर को णिच प्रत्यय लगाकर चोरी बना दिया, तो क्या ये अब धातु रहेगी? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि इसकी सनाद्यंता धातुआ से इसकी चोरी की धातु संज्ञा होगी। अब इसकी जब हमने धातु संज्ञा कर ली है, तो करने के बाद हमारा जो रूप बनता है चोरी, अब इसको हमने प्रेरणा अर्थ में प्रयुक्त करना है। तो प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय जब हमने लगाया तो चोरी और ई, णिच का ई ही सीधा लगा दिया हमने, हेतुमति च से होता है, तो चोरी ई। अब इसकी पुनः धातु संज्ञा होगी। देखिए कितनी बार धातु संज्ञा होगी, पहले णिच प्रत्यय स्वार्थ में किया था तो धातु संज्ञा करनी पड़ी हमें, क्योंकि सामान्य धातु तो चुर है। फिर अब हेतुमति च से प्रेरणा अर्थ में णिच प्रत्यय करने पर पुनः अब जो चोरी ई बन गया है तो भी तो इसका रूप परिवर्तन हुआ, तो सनाद्यंता धातुआ से पुनः इसकी धातु संज्ञा होगी। अब जब धातु संज्ञा होती है तो लट लकार जो है उसका है प्रथम पुरुष एक वचन में, तो चोरी। अब यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य है, जब हमने चोरी और लट लकार किया तो ये जो चोरी का ई है इसका णेरंडिटी से लोप कर दिया। तो णेरंडिटी से जब हमने लोप किया तो चोरी रहेगा, और ल उसके बाद लट का ल तिप, और तिप होता है तो कर्तरी शप सूत्र द्वारा शप होगा। तो हमारे पास स्थिति होती है चोरी शप
और ती, शब का अशेष रहता है। तो यहाँ चोरी का जो ई है इसको भी पुनः गुण होगा, तो इगंत अंग है, गुण होगा, गुण होने पर चोरे अ ती और एचो एवा यावा से एक स्थान पर अय होकर चोरयति, ये रूप बनेगा। तो देखिए यहाँ पे चोरयति रूप जो है ये चोरी करता है, ये भी इससे हमें अर्थ प्राप्त होता है, और चोरी करवाता है अर्थ अगर देना तब भी चोरयति होता है। तो अब यहाँ पे प्रश्न तो हमारे सामने है कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे इस चोरी करने के लिए प्रयुक्त हुआ है, चोरी करवाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो वो तो वाक्य की संरचना के द्वारा ही हमें पता चल जाता है कि यहाँ इसका अर्थ चोरी करवाता है, चोरी करता है। अब हमने रूप बनाना है, आपके सामने स्पष्ट करना है लुंग लकार का रूप, क्योंकि लुंग लकार में परिवर्तन बहुत होते हैं। तो लुंग लकार के परिवर्तन करने के लिए यहाँ पे हम करेंगे अचुचुरत बनता है। तो हमें ये देखना है कि अचुचुरत रूप जो है ये कैसे बनेगा। तो चोरी तो बन गया, देखिए चुर धातु से अणिच प्रत्यय स्वार्थ में तो लगना ही लगना है, और उसको लगाने के बाद गुण करने के बाद हमारे पास चोरी रूप रहता है। तो अगर आपको ये सिद्धि करने के लिए चुर से शुरू करना है तो पूर्व में जैसे मैंने चोरयति में चुर से णिच प्रत्यय लगाकर चोरी बनाया था वैसे आप सिद्ध करेंगे। उसके बाद फिर प्रेरणा अर्थ में आपने णिच प्रत्यय लगाया, तो णिच प्रत्यय लगाने के बाद चोरी ई हो जाता है, और फिर णेरनिटी से जो णी है इसका लोप हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, चोरी, और उसको फिर लुंग का प्रयोग होगा, लुंग के स्थान पर तिप हो जाएगा, और फिर अट आगम भी होगा पूर्व जैसे हमने सिद्ध किए हैं। तो अट अ चोरी और त, ये स्थिति बन गई। तो यहाँ पे अ चोरी और चिली, ये हर जगह इसका प्रयोग करना है। लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा ये जो चीज़ें अपने आप समझने वाली हैं कि ये तो होना ही होना है, लुंग लकार में चिली होता है, और चलेश चंग, ये णी श्री श्री ध्रुव्य कर्तरी चंग से उस चली के स्थान पर चंग भी होता है। तो ये चली दिखाना आवश्यक उतना नहीं है, लेकिन दिखा दीजिए, कहीं कहीं मैं आपको दिखा के भी स्पष्ट कर रही हूँ कि ये भी होता है, चिली होगा और चिली को चंग हो जाएगा। तो हमारे सामने स्थिति ये होगी, अडागम के साथ अ चोरी, अणि का हमने लोप कर दिया, फिर अ चंग का अ और त, ये स्थिति हो गई। फिर अ चोर अ त, तो यहाँ पे जो चोरी के इकार को भी हम यहाँ पे अणेरंटी से इकार को जोड़ी है इसका भी लोप कर देंगे। तो इसका भी लोप कर दिया, तो चोर अ त, ये स्थिति हो गई। अब हमने एक सूत्र किया था, नौ चंगी उपधाया हरस्व, तो चंग परकणी परे है, इसलिए जो चोर में जो उपधा ओ है इसको हरस्व हो जाएगा, और हरस्व होने के बाद कारण ये चोर का ओ का ऊ हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति हो जाती है अ चुर अ और त। और अब हम द्वित्व करेंगे, और द्वित्व करेंगे तो हमारे पास अ चुर चुर अ त, और चुर का ऊ रहेगा उपधा में, उसमें अभ्यास में। तो अ चु चुर अ त, और फिर दीर्घो लघो से ओ को दीर्घ करके अचु चुरत, ये हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि अचुचुरत किस प्रकार से जो है णिच प्रत्यांत और निजंत धातु से किस प्रकार से प्रयोग होता है। अब अगला सूत्र है, क्योंकि कुछ और सिद्धियां हैं, कुछ और धातु रूप हैं जिनका लुंग लकार में जो परिवर्तन हो जाता है, उनके रूप अलग से चलते हैं। तो उससे संबंधित सूत्र है अणौच संश चंगूह। अब यहाँ पे देखिए, एक तो अणौच है, अणी शब्द है, सप्तमी एक वचन में अणौ बनता है, तो सप्तमी एक वचन में है। और संश सन और चंग ये दोनों हैं, और इनका
समास होकर संचंगो, ये द्वितीया जो है वो सप्तमी विभक्ति द्वितीया द्विवचन में रूप है, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में रूप है, द्वितीया नहीं है, द्विवचन है। तो देखिए अणु में सप्तमी है, संचंग ये समस्त पद है और इसमें भी सप्तमी है क्योंकि ये दो हैं तो ये द्विवचन में है। अब इस सूत्र का अर्थ क्या है कि संचंगो अणु, ये हमें सन परे और चंग परे, अर्थात जिसके परे सन हो जिसके परे चंग हो, ऐसे ऐसा अणु, ऐसा अणी परे हो। तो सन परे चंग परे च अणु, ये इससे जो हमने अभी आपके सामने सूत्र रखा उसको इस प्रकार से हमने यहाँ पे प्रयोग करना है कि ऐसा अणी हो जो सन और चंग परक हो, अर्थात वो अणी जिसके परे सन हो और अणी जिसके परे चंग हो, दोनों में से। तो सन परक अणी और चंग परक अणी अगर परे होता है तो श्वी धातु को, केवल श्वी धातु के लिए प्रयुक्त किया गया है। श्वी धातु को श्वयते, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन है, तो श्वी धातु को संप्रसारणम वा स्यात्, वामिस विकल्प से संप्रसारण हो जाता है। अब संप्रसारण क्या होता है ये मैं अभी बाद में आपको स्पष्ट करती हूँ, पहले तो मैं इस सूत्र को ही आपको समझाऊंगी, उसके बाद जब संप्रसारण करेंगे तो मैं आपको स्पष्ट करूंगी संप्रसारण होता क्या है। तो हमें काम क्या करना है, संप्रसारण कर देना है धातु को। और कब होगा संप्रसारण, अणी परे हो, यदि अणी परे होता है तो संप्रसारण होता है। और किसको होता है, केवल श्वी धातु को इस सूत्र से और विकल्प से होता है। ठीक है, अब अणी परे होना हो केवल यही बात नहीं है, अणी ऐसा होने चाहिए जिसके परे सन जो है सन हो और चंग हो, तभी श्वी को संप्रसारण होगा। ठीक है, तो संप्रसारण फिर पूर्व रूप कैसे होगा मैं आपको अभी इसको स्पष्ट करती हूँ। जैसे हमारे पास धातु है श्वी धातु, वैसे टू ओश्वी ये धातु जो है हमारे धातु पाठ में है, गति वृद्धियो, दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, गति अर्थ में या वृद्धि अर्थ में। तो गति और वृद्धि अर्थ में प्रयुक्त टू ओश्वी धातु का यदि हमने प्रेरणा अर्थ में प्रयोग करना है तो णिच प्रत्यय लगाकर कैसा रूप होगा, ये लुंग लकार में जो परिवर्तन आता है उस पर मैं आपके सामने चर्चा कर रही हूँ, क्योंकि उस संदर्भ में ही ये सूत्र है, क्योंकि जो सन और चंग है ये लुंग लकार में ही हमें अभी प्राप्त हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो श्वी धातु, टू ओश्वी का टू भी ओ भी दोनों ही इस संज्ञक हैं, सिर्फ श्वी बचता है। तो श्वी और उसके बाद णिच प्रत्यय लगेगा तो श्वी ई होता है, फिर लुंग लकार में इसका मैंने प्रयोग करना है। श्वी ई जब बनता है तो लुंग लकार से पहले उसकी धातु संज्ञा करनी अनिवार्य है। धातु संज्ञा करने के बाद फिर उसका लुंग सूत्र द्वारा लुंग लकार में हम प्रयोग करेंगे। और फिर लुंग लकार है तो लुंग लंग लिंगशु अडुदात्त, इस सूत्र से अट आगम भी हो जाएगा। तो अट आगम में अ ही शेष रहता है और आरंभ में लगता है उसके श्वी धातु के पहले लगेगा ना, आद्यंतौ टकितौ सूत्र के द्वारा आदि का अव्यय बनता है, धातु के आदि का अव्यय बनेगा तो श्वी से पहले लगेगा। तो क्या बन जाएगा, अट का अ ही रहता है, श्वी उसके बाद ई है णिच का और चंग है। ठीक है, अब यहाँ पर एक परिभाषा है, क्योंकि यहाँ अभी श्वी का के बाद ई है और ई णिच जो है णित प्रत्यय है, क्योंकि णिच का ई है ना, तो णित प्रत्यय परे होने के कारण अचुंग णिति सूत्र है, जिससे अश्वी का जो ई है तो अडागम है, श्वी का जो ई है उसको वृद्धि प्राप्त हो रही है अचुंग नीति से। तो यहाँ पे अचुंग नीति से वृद्धि प्राप्त हो रही है, लेकिन एक परिभाषा है और वो परिभाषा है क्योंकि वृद्धि को प्राप्त यदि होता है
तो वो परिभाषा है आपकी संप्रसारणम तदाश्रयम च कार्यम बलवत। अर्थात ये परिभाषा दी गई है कि संप्रसारण और संप्रसारण से संबंधित या संप्रसारण पर आश्रित जो कार्य होते हैं वो बलवान होते हैं। इस परिभाषा के कारण संप्रसारण पहले होगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठ जाता है कि संप्रसारण पहले होगा मतलब और क्या होता है? तो और होता है यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि वृद्धि प्राप्त हो रही है, श्वी के ई को वृद्धि प्राप्त हो रही है। तो वो वृद्धि पहले नहीं होगी क्योंकि संप्रसारण भी प्राप्त हो रहा है श्वी को, तो संप्रसारण बलवान है। तो और संप्रसारण उस संबंधित कार्य सभी बलवान है। संप्रसारण करने के बाद जो काम संप्रसारण करने पर होता है वो बलवान है, और जो बलवान होता है उसको पहले किया जाता है, इसलिए संप्रसारण यहाँ पे पहले करेंगे। अब यहाँ पे प्रश्न, ये एक और प्रश्न है कि संप्रसारण कहते किसे हैं। संप्रसारण के संबंध में हम परिभाषाओं और संज्ञाओं की जब प्रकरण में पढ़ चुके हैं, और वो संप्रसारण क्या था, एक यण संप्रसारण। ये सूत्र है कि यण के स्थान पर इक, यण मीन्स य व र ल, और इक में ई उ रील री। इक के यण के स्थान पर जब इक कर दिया जाता है, अर्थात य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ, फिर र के स्थान पर री और ल के स्थान पर री, इसको संप्रसारण कहते हैं। तो इनके स्थान पर जब हम कहते हैं संप्रसारण कर दीजिए, तो संप्रसारण करने का मतलब है यदि वहाँ पे व है तो उसको उ कर दीजिए, या है तो ई कर दीजिए, और अगर र है तो री बना दीजिए, ल है तो री कर दीजिए। तो इसको हम कहते हैं संप्रसारण। अब ये णौच संचंगो सूत्र के अनुसार अगर सन और चंग परे है अणी से, तो ऐसे णी के परे होने पर जो श्वी धातु है इसको संप्रसारण हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर जो वृद्धि प्राप्त हो रही है उस वृद्धि को पहले नहीं करेंगे, उस वृद्धि को बाध कर हम क्या करेंगे, पहले संप्रसारण करेंगे। अब संप्रसारण की बात आती है तो संप्रसारण में श्वी, अब संप्रसारण किसको करेंगे, व को ना। तो श्वी में से ई जो है हम अलग कर देंगे ना, नीच की ई है जोड़ी हुई है, उसको हम अलग ही छोड़ते हैं अभी। तो हमारे पास क्या होगा, शु, श्वी है ना, श्व, श्वी में श्व होगा ना। तो यहाँ पे श्व जो है और ई है, तो श्व का जो व है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, संप्रसारण, और संप्रसारण में व के स्थान पर उ हो जाएगा। तो अभी हमने पढ़ा कि संप्रसारण के स्थान पर इसके स्थान पर हमें संप्रसारण करना है, और वो कब करना है ये देखिए, ये भी ध्यान रखना ज़रूरी है। णी परे हो और उसके परे सन या चंग हो। तो यहाँ आपके सामने देखिए, ई का णी है, णिच का ई है, उसके बाद अ है, चंग है, तो चंग परक णी है, इसलिए यहाँ पर जो श्वी है इसके व को संप्रसारण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा। तो उ हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे व के स्थान पर उ हुआ है, व जो है श्वी है, पूरा श्वी धातु है, तो जो व के स्थान पर हुआ है ई के स्थान पर नहीं हुआ, तो श जो व है उसकी जगह तो उ कर दिया, लेकिन ई तो रहेगा। तो हमारी इसीलिए स्थिति होती है अ श में से उ निकला, श में से व निकला, व की जगह कर दिया उ, और जो वी था उसका ई, तो उ ई और अ और त, चंग का। अब उन्होंने कहा है कि संप्रसारण और संप्रसारण से संबद्ध जो कार्य होते हैं वो पहले होंगे। संप्रसारण तो हमने कर लिया, अब संप्रसारण से संबद्ध कार्य क्या है, सूत्र है संप्रसारणाच। तो यहाँ पे पूर्व रूप संधि करनी है, संप्रसारण के बाद जो है स्वर है ई, इसलिए पूर्व रूप हो जाएगा। तो यहाँ पे उ और ई के स्थान पर क्या रह जाएगा, ओ। तो हमारे पास स्थिति होती है अ शु, उ जो है शु का उ है, और ई
णिच प्रत्यय का है तो ई अ और त ये स्थिति होती है। अब आगे जो है द्वित्व आ जाएगा। अब हम द्वित्व करेंगे, तो द्वित्व करेंगे तो किसका द्वित्व करेंगे? अब शु का द्वित्व करेंगे। तो शु अ शु ई अ त। उसके बाद शु के ऊ को दीर्घ कर देंगे, दीर्घ लघु, और अशु शावी। अब देखिए यहाँ पे अभी हम लघु नहीं कर पाएंगे। ये एक और ध्यान बड़ी जो है महत्वपूर्ण बात है कि जब हमने शु कर दिया तो अभी हम दीर्घ इसको लघु को दीर्घ नहीं कर पाएंगे। अभी पहले हम ये करेंगे। जो हमारे पास क्या बना था? शु और अ, तो क्या बना था? शु ही बना था ना। अब इसको हम क्या करेंगे? णिच प्रत्यय परे है इसलिए ऊ को वृद्धि कर देंगे। शु के ऊ को वृद्धि करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? शौ और ई और आव करके शावी बन जाएगा। तो शु को द्वित्व करा, द्वित्व करने के बाद हमने उसको णी परे होने पर वृद्धि करी, वृद्धि करने के बाद एचवाय आवा से आव किया और ई णिच का मिलाया तो अ शु शावी अ और त ये स्थिति हो गई। और णौ चंगी उपधाया ह्रस्व से हमने ह्रस्व किया तो शावी की जगह शवी हो जाएगा। अ शु शवी अ त। ठीक है। उसके बाद जो है अणेर निटी से शवी का जो ई है उसका लोप हो जाएगा। तो अ शु शव और अ त और अशु शवत ये रूप हमारे सामने सिद्ध होगा। अशु के ऊ को दीर्घो लघो से दीर्घ हो जाएगा। अब देखिए इस सूत्र में ये बताया गया था कि विकल्प से होता है। श्वी को जो संप्रसारण होता है वो विकल्प से होता है। इसका मतलब है कि श्वी को संप्रसारण नहीं भी होता। जब श्वी को संप्रसारण नहीं होता तो शु तो नहीं होगा ना। हमारे पास क्या स्थिति होगी? ये रूप बनाया है आपके सामने अशिश्वयत। तो यहाँ पे कैसे बनेगा? श्वी ही रहेगा, उसको संप्रसारण नहीं हुआ। तो बाकी सारी प्रक्रिया वैसे ही जहाँ परिवर्तन है वो मैं आपको बता देती हूँ। अडागम किया है हमने, श्वी णिच भी किया है, चंग भी किया है, तह भी किया है, और श्वी में से हमने द्वित्व करना है तो आदि हल्का करेंगे, शी का द्वित्व होगा। तो पहले श्वी श्वी फिर अलादि शेषा से शी रह जाता है और फिर अ शी श्वी ई अ त ये स्थिति होती है। और उसके बाद रणिटी से णी का लोप होता है। श्वी के ई को वृद्धि होती है, श्वी के ई को वृद्धि होती है तो वृद्धि होकर श्वई बन जाता है। तो हमारे पास स्थिति होती है अ शी श्वई अ और त, है ना। णिच का तो लोप हो गया ना णी का। तो जब ये स्थिति होती है अ शी अभ्यास का है, श्वई श्वी को वृद्धि करके श्वई बनता है, अ चंग का है और त है। तो अब आई के स्थान पर आय हो जाएगा संधि। तो हमारे पास बनेगा अ शी श्वाय अ और त ये स्थिति होगी। और श्वाय का जो आ है उसको हमने ह्रस्व कर देना। णौचंगी उपधाया ह्रस्व से उपधा ह्रस्व हो जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा? अशी श्वयत। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि यहाँ पे शी के ई को दीर्घ क्यों नहीं होता? क्योंकि लघु परक नहीं है। यहाँ पे इसके संवद भाव नहीं होगा। संवद भाव नहीं अगर होता तो फिर शी के ई को दीर्घ नहीं हो पाएगा। और संवद भाव क्यों नहीं होता? क्योंकि श्वय ये लघु नहीं है, ये दीर्घ है। दीर्घो जो है संयोगे गुरु ये दीर्घ है, इसलिए इसमें संवद भाव न होने के कारण शी के ई को दीर्घ नहीं हो पाएगा। इसलिए अशी श्वयत। जैसे बाकी रूपों में हमने किया था अच्छी च को ई को ई दीर्घ किया था, वो यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इन धातुओं में किस प्रकार क्या क्या परिवर्तन आते हैं।
तो श्वी धातु में सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि यहाँ विकल्प से यहाँ पे हमारे पास संप्रसारण होता है, और संप्रसारण होने के बाद एक रूप बनता है, और जब संप्रसारण नहीं होता है तो हमारा दूसरा रूप निष्पन्न होता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने कुछ और परिवर्तनों के साथ किस प्रकार से प्रक्रियाएं बनती हैं, उन प्रक्रियाओं की सिद्धि सूत्रों को लेकर आपके सामने करूंगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद।